मित्तल परिवार के आंगन में उस दिन ऐसा तूफान उठा जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। प्रथम का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसकी आंखों में सिर्फ आग दिखाई दे रही थी और वह मोंटू का कॉलर पकड़कर लगातार उसे घसीटते हुए पीट रहा था। मोंटू खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन प्रथम का हर वार उसके वर्षों के धोखे का जवाब बन चुका था। घर के सभी सदस्य चीखते हुए दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे थे। तभी ओमकार जी तेज कदमों से आगे आए और गुस्से से गरज उठे। प्रथम, आखिर यह सब क्या हो रहा है? तुम इस लड़के को इस तरह क्यों मार रहे हो? पूरे घर में सन्नाटा छा गया। उसी समय राध्या आगे बढ़ी। उसके हाथ में कई अलग अलग पहचान पत्र और दस्तावेज थे। उसने एक एक कार्ड ओमकार जी के सामने रख दिया। राध्या ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, पापा जी, इन कागजों को ध्यान से देखिए। कहीं इसका नाम मोंटू सेठ ही है, कहीं मोहित ठाकुर, कहीं मनोज शर्मा और कहीं कोई दूसरा नाम। यह आदमी हर शहर में नई पहचान बनाकर लोगों को ठगता रहा है। इसने हमारी भावनाओं के साथ ही नहीं, हमारे पूरे परिवार के विश्वास के साथ धोखा किया है। इतना सुनते ही घर में खड़े सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। उर्मी की आंखों में अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिससे वह अपना जीवन साथी समझ रही थी, वह एक शातिर अपराधी निकला। उर्मी कांपती हुई मोंटू के सामने पहुंची और भर्राई हुई आवाज में बोली, क्या राध्या जो कह रही है वह सच है? क्या तुम्हारा प्यार भी झूठ था? मोंटू पहले कुछ पल चुप रहा, फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे घर में गूंज उठी। उसने जेब से एक मोटी फाइल निकाली और उसे हवा में लहराते हुए बोला, अब जब सच सामने आ ही गया है तो पूरी कहानी भी सुन लो। तुम्हारी दादी से मैं पहले ही सारे कागजों पर हस्ताक्षर करवा चुका हूं। अब इस घर, इस बिजनेस और इस संपत्ति पर सिर्फ मेरा और कलावती का अधिकार है। तुम सब अब इस हवेली के मेहमान हो। ये सुनते ही सभी लोग सन्न रह गए। दादी के हाथ कांपने लगे। राजनियों की आंखों से आंसू निकल पड़े। ओमकार जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तभी कलावती आगे बढ़ी और घमंड से बोली, अब बहुत हो गया तुम्हारा राज। अब यह घर हमारा है। जितनी जल्दी हो सके अपना सामान बांधो और यहां से निकल जाओ। दादी ने गुस्से में उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन कलावती ने उनका हाथ बीच में ही पकड़ लिया और उन्हें जोर से धक्का दे दिया। दादी लड़खड़ाकर गिरते गिरते बची। ये दृश्य देखकर पूरे परिवार का खून खौल उठा। प्रथम फिर मोंटू की ओर झपटा, लेकिन राध्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, नहीं प्रथम, अगर आज तुमने कानून अपने हाथ में लिया तो यही लोग जीत जाएंगे। इन्हें इनके ही जाल में फंसाना होगा। मोंटू को पूरा भरोसा था कि अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह मुस्कुराते हुए बोला, तुम लोगों के पास अब कोई सबूत नहीं बचा। खेल खत्म हो चुका है। तभी राध्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने अपना मोबाइल निकाला और टीवी से जोड़ दिया। अगले ही पल स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में मोंटू और कलावती एक दलाल के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। मोंटू साफ शब्दों में कह रहा था, जैसे ही प्रॉपर्टी हमारे नाम होगी, पूरे परिवार को सड़क पर फेंक देंगे। अगर कोई बीच में आया तो उसका रास्ता हमेशा के लिए बंद कर देंगे। कलावती भी उसी योजना पर हामी भर रही थी। वीडियो खत्म होते ही पूरा घर स्तब्ध रह गया। मोंटू पहली बार घबराया हुआ दिखाई दिया। वह तेजी से राध्या का मोबाइल छीनने दौड़ा, लेकिन प्रथम ने उसका हाथ पकड़कर जोरदार धक्का दिया। मोंटू दूर जाकर गिर पड़ा। तभी अचानक पूरे घर की बिजली गुल हो गई। चारों ओर घना अंधेरा फैल गया। लोगों की चीखें सुनाई देने लगीं। कुछ ही सेकंड बाद किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। जब आपातकालीन लाइट जली तो सबके होश उड़ गए। ओमकार जी जमीन पर गिरे थे और उनके सीने से खून बह रहा था। उनके पास एक खून से सना चाकू पड़ा था। उर्मी फूट फूट कर रोने लगी। राध्या और प्रथम तुरंत उन्हें संभालने लगे और एम्बुलेंस को फोन किया। उसी अफरा तफरी में मोंटू और कलावती चुपचाप भागने लगे, लेकिन मुख्य दरवाजे पर पहले से मौजूद पुलिस ने दोनों को घेर लिया। तभी एक नौकर घबराते हुए बोला, मैंने अंधेरे में मोंटू को चाकू फेंकते देखा था। पुलिस ने बिना देर किए दोनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस की जांच शुरू हुई तो मामला और उलझता चला गया। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने प्रॉपर्टी के कागजों की जांच की और कुछ ही घंटों में रिपोर्ट सामने आ गई। दस्तावेजों पर किए गए हस्ताक्षर असली नहीं थे, बल्कि बेहद सफाई से तैयार की गई नकली नकल थे। यह सुनते ही मोंटू और कलावती के चेहरे की सारी अकड़ गायब हो गई। उधर अस्पताल में डॉक्टर ओमकार जी का लंबा ऑपरेशन कर रहे थे। पूरा परिवार मंदिर में बैठकर उनकी सलामती की दुआ मांग रहा था। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान
कलावती का हौसला टूटने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, हमने यह सब अपने मन से नहीं किया। हमें इस घर के ही एक आदमी ने यहां भेजा था। उसी ने पैसे दिए और कहा कि किसी भी तरह इस परिवार को बर्बाद कर दो। इंस्पेक्टर ने तुरंत पूछा, कौन है वह? कलावती नाम लेने ही वाली थी कि अचानक पुलिस स्टेशन की बिजली चली गई। अंधेरे का फायदा उठाकर एक नकाबपोश अंदर घुस आया और उसने कलावती पर हमला कर दिया। गोलियों की आवाज गूंज उठी। पुलिस हरकत में आई, लेकिन हमलावर भागने में सफल रहा। घायल कलावती सिर्फ इतना कह सकी, वह घर का, और फिर बेहोश हो गई। यह अधूरा वाक्य पूरे मामले को और रहस्यमय बना गया। अगले दिन अस्पताल में डॉक्टर ने खुशखबरी दी कि ओमकार जी की जान बच गई है और अब वह खतरे से बाहर हैं। परिवार ने राहत की सांस ली, लेकिन राध्या का ध्यान कहीं और था। तभी एक नर्स चुपके से उसके हाथ में एक बंद लिफाफा रखकर चली गई। राध्या ने उसे खोला तो अंदर एक बहुत पुरानी तस्वीर और एक छोटा सा संदेश था। संदेश में लिखा था, अगर असली गद्दार तक पहुंचना है तो इस तस्वीर को गौर से देखो। तस्वीर में मोंटू, कलावती और मित्तल परिवार का एक ऐसा सदस्य दिखाई दे रहा था जिसकी मौजूदगी ने सबको चौंका दिया। प्रथम ने तस्वीर देखते ही कहा, इसका मतलब यह लोग कई साल पहले से एक दूसरे को जानते थे। राध्या समझ गई कि यह साजिश अचानक नहीं बनी, बल्कि लंबे समय से रची जा रही थी। उसी समय इंस्पेक्टर का फोन आया। उसने बताया कि मोंटू के बैंक खातों में पिछले कई महीनों से अलग अलग नामों से बड़ी रकम भेजी जा रही थी। हर भुगतान किसी नकली पहचान से किया गया था, ताकि असली मास्टरमाइंड का पता न चल सके। अब यह साफ हो चुका था कि मोंटू और कलावती सिर्फ मोहरे थे। असली खिलाड़ी अब भी पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। राध्या और प्रथम ने तय कर लिया कि अब वे किसी भी कीमत पर उस गद्दार को बेनकाब करेंगे। तभी अस्पताल के गलियारे में डॉक्टर की वर्दी पहने एक संदिग्ध व्यक्ति तेजी से ओमकार जी के कमरे की ओर बढ़ता दिखाई दिया। राध्या को उसकी चाल ढाल पर शक हुआ। उसने तुरंत प्रथम को इशारा किया। प्रथम उसके पीछे दौड़ पड़ा। पूरा अस्पताल दौड़ भाग और अफरा तफरी से भर गया। संदिग्ध व्यक्ति सीढ़ियों से उतरकर पीछे के दरवाजे तक पहुंचा और बाहर खड़ी कार में बैठकर फरार हो गया। लेकिन जल्दबाजी में उसकी जेब से एक सुनहरी चाबी गिर गई। राध्या ने वह चाबी उठाई और उसे गौर से देखने लगी। चाबी पर एक रहस्यमय निशान बना हुआ था, जो किसी पुराने लॉकर या गुप्त कमरे का संकेत दे रहा था। उसने गंभीर स्वर में कहा, यही चाबी हमें उस शख्स तक पहुंचाएगी जिसने इतने वर्षों से मित्तल परिवार के खिलाफ साजिश रची है। दूर एक इमारत की छत पर खड़ा नकाबपोश ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में खतरनाक मुस्कान थी। उसने धीमे से कहा, तुमने पहली पहेली सुलझा ली, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। अगली चाल तुम्हारे पूरे परिवार की किस्मत बदल देगी। उसके शब्दों के साथ ही कहानी एक ऐसे रहस्य पर आकर रुक गई जिसने मित्तल परिवार के हर सदस्य को आने वाले तूफान के लिए बेचैन कर दिया।